हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। और इंडिया जीके की एक खास प्लेलिस्ट भी बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में एक न्यू वीडियो मिलती है जिसे आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो पीछे की सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से सीरीज वाइज चलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 81। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। AERB की स्थापना 1983 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत में परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना था। परमाणु और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा से संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों का निर्धारण करता है और यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, विकिरण चिकित्सा और न्यूक्लियर वेस्ट के प्रबंधन में कोई खतरा न हो। AERB का मुख्यालय मुंबई में स्थित होने के साथ साथ इसके विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय और सहायता संगठन भी विभिन्न स्थानों पर स्थित है, जो पूरे देश में परमाणु सुरक्षा और नियमन का कार्य करते हैं। AERB का मुख्यालय भारत के नौसीमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु अनुसंधान केंद्र से भी निकट है, जो इसके कार्यों में सहायक होते हैं। AERB का कार्य परमाणु सुरक्षा, विकिरण सुरक्षा और न्यूक्लियर वेस्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे भारतीय नागरिकों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। यह बोर्ड परमाणु संयंत्रों के संचालन, निगरानी और परमाणु विकिरण सुरक्षा में आवश्यक दिशा निर्देश और परमाणु ऊर्जा उपयोगकर्ताओं को सलाह प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 82। भारतीय सिनेमा के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए देविका रानी, ऑप्शन नंबर बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन नंबर सी लूमियर ब्रदर्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के, जिनका वास्तविक नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के था, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1970 को महाराष्ट्र के त्रिम्बक में हुआ था। दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग की नींव रखने का श्रेय प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन और निर्माण किया था, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म को भारतीय सिनेमा का पहला पूर्ण लंबाई का फिल्म माना जाता है और इसके साथ ही भारतीय फिल्म उद्योग की शुरुआत हुई। दादा साहेब फाल्के ने फिल्म निर्माण में अभिनव तकनीकों का प्रयोग किया और उन्होंने भारतीय समाज को फिल्म के माध्यम से नई दिशा दी। दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय सिनेमा को एक नया मुकाम दिया और उनकी फिल्मों ने भारतीय समाज को अपने दर्शन और संस्कृति से परिचित कराया। फाल्के का योगदान भारतीय सिनेमा में बहुत महत्वपूर्ण था और उनका योगदान की सराहना करते हुए भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 83। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की। उनका शासनकाल 1773 से 1785 तक था। हेस्टिंग्स के तहत ब्रिटिश शासन ने भारत में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। हेस्टिंग्स ने भारत में पहला सरकारी अस्पताल स्थापित किया और चिकित्सा शिक्षा में और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए उपाय किए।
उन्होंने सैन्य अस्पतालों की स्थापना की और भारतीय समाज में डॉक्टरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की। हेस्टिंग्स के प्रयासों से स्वास्थ्य सेवाओं का एक ढांचा तैयार हुआ जो भारतीय समाज में चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा हेस्टिंग्स ने प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए। उनका यह कदम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और चिकित्सा क्षेत्र में एक नया अध्याय था। उनके सुधारों ने भारत में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई और ब्रिटिश शासन के दौरान चिकित्सा सेवाओं के विकास में मदद की। हेस्टिंग्स के योगदान के कारण उन्हें भारतीय चिकित्सा व्यवस्था के पायनियर के रूप में याद किया जाता है। प्रश्न नंबर 84, भारत में शिक्षा है एक। ऑप्शन नंबर ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य दायित्व, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक अधिकार। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत दिया गया है जो कि बुनियादी अधिकार के रूप में है। यह अधिकार 2009 में भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के तहत से कानूनी रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई सुधार किए जिसमें स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के लिए शिक्षा की सुलभता पर ध्यान केंद्रित किया। यह कानून प्रारंभिक शिक्षा को सभी बच्चों के लिए उपलब्ध और अनिवार्य बनाता है। भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान अर्जन है बल्कि यह बच्चों में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी शिक्षा को एक सशक्तिकरण के रूप में देखा गया जो देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 85, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विकास और सत्य, ऑप्शन नंबर बी साहस और विकास, ऑप्शन नंबर सी शांति और सत्य, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा कहा जाता है 3 क्षैतिज रंग पट्टियों से बना है। गहरा केसरिया सबसे ऊपर, सफेद मध्यम में और हरा रंग सबसे नीचे। इन तीनों रंगों में से हरा रंग सबसे नीचे होता है और इसका गहरा सांकेतिक महत्व है। हरा रंग भारत की कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था, हरियाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भारत की नींव उसकी जमीन, खेती और पर्यावरणीय संतुलन पर आधारित है। यह रंग राष्ट्र को सतत विकास, स्थिरता और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। साथ ही यह प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना और पर्यावरण के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है। हरा रंग भारतीय समाज के नवाचार और उन्नति की आकांक्षा को भी दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को पर्यावरण की रक्षा करने और देश की अर्थव्यवस्था को हरित और टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृति दी थी। इसका डिजाइन स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों इस चैनल पर इंडिया के गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ रहे हैं जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत उपयोगी है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए।
ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है वो उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारी इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के इस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 2000 में, ऑप्शन नंबर बी 2001 में, ऑप्शन नंबर सी 2002 में, ऑप्शन नंबर डी 2003 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2002 में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की गरिमा, संस्कृति और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक आम नागरिकों को स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। केवल सरकार और कुछ अधिकृत संस्थाएं ही इसे फहरा सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने के बाद, जिसमें यह तर्क दिया गया कि ध्वज फहराना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है, सरकार ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत नियमों में बदलाव किया। इसके परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 2002 से भारतीय ध्वज संहिता फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को लागू किया गया। इस ध्वज संहिता में यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक, संस्था या संगठन राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक किसी भी दिन फहरा सकता है, बशर्त यह है कि वह निर्धारित नियमों का पालन करे। प्रश्न नंबर 87, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए कावेरी, ऑप्शन नंबर बी तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसकी तुलना गंगा नदी से इसलिए की जाती है क्योंकि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और लगभग 1465 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गोदावरी नदी का बेसिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैला है। इस नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल स्थित है, जैसे कि बसरा, भीमावरम, कोटिलिंगेश्वर और राजमुंद्री। यह नदी कृषि के लिए जीवनदायिनी है और कई सिंचाई परियोजनाओं का आधार भी है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह नदी ही पवित्र मानी जाती है। जितनी उत्तर गंगा में गंगा, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा का सम्मान प्राप्त है। प्रश्न नंबर 88, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन नंबर ए शोलापुर, ऑप्शन नंबर बी सोनीपत, ऑप्शन नंबर सी पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी सोनपुर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुष्कर। भारत का वृहत्तम पशु मेला प्रतिवर्ष राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर शहर में आयोजित होता है। इसे पुष्कर पशु मेला या पुष्कर मेला कहा जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा यानी कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास लगभग 5 से 7 दिन तक चलता है और यह भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व के प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक है। इस मेले में हजारों की संख्या में ऊंट, घोड़े, गायें, बैल, भैंस और आदि जानवरों की खरीद फरोख्त की होती है। खासकर राजस्थान के ऊंट व्यापारी इस मेले में भाग लेते हैं और इसे अक्सर कैमल फेयर भी कहा जाता है। इस मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी है। पुष्कर झील के किनारे स्थित ब्रह्मा मंदिर, जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर माना जाता है, श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र होता है। यह मेला केवल पशु व्यापार का मंच नहीं है, बल्कि लोक नृत्य, संगीत, ऊंट दौड़, माटी कला और पारंपरिक खेलों के साथ राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रदर्शन करता है।
प्रश्न नंबर 79, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी वडोदरा, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी सूरत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। यह उपनाम मुख्यतः इसके कपड़ा उद्योग के कारण दिया गया है। बोस्टन अमेरिका का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र है और इसी प्रकार अहमदाबाद भी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, विशेष रूप से कपड़ा मिलों और टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में अहमदाबाद को मिलों का शहर और ईस्ट का मैनचेस्टर भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें स्थापित थी। इन मिलों में सस्ती और गुणवत्तापूर्वक सूती वस्त्र बनते थे, जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी निर्यात होते थे। अहमदाबाद शहर की औद्योगिक प्रगति और शैक्षिक संस्थानों से, जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMA की उपस्थिति ने इसे भारत का बोस्टन उपनाम दिलाया। बोस्टन भी उच्च शिक्षा और नवाचार के लिए जाना जाता है। इसी तरह अहमदाबाद में भी औद्योगिक विकास के साथ साथ शैक्षिक उन्नति देखने को मिली है। इस प्रकार कपड़ा उत्पादन, शिक्षा और नवाचार में उत्कृष्टता के कारण अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 90, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित वह काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह रेखा भारत को दो भागों, उत्तरी और दक्षिणी में विभाजित करती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह रेखा भारत में पश्चिम से पूर्व की दिशा में गुजरती है। कर्क रेखा का भारत के मौसम पर विशेष प्रभाव पड़ता है, विशेषकर गर्मी के मौसम में जब सूर्य की किरणें सीधे इस रेखा पर पड़ती है। इसका क्या महत्व है? कर्क रेखा भारत के उन क्षेत्रों को दर्शाती है जहां पर गर्मियों के दौरान सूर्य ठीक सर के ऊपर आता है। यह अक्षांशीय स्थिति कृषि, जलवायु और दिन रात की लंबाई को भी प्रभावित करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।